गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल में आपका खैर मकदम है। मैं डॉक्टर इरफान रशीद। आज के हमारे परिचय का उन्वान है क्लास की उर्दू गजल का मुताला। जहां तक हमारे आज के मौजू का ताल्लुक है उर्दू गजल के अहम पड़ाव और इसकी मकबूलियत के असबाब। इससे पहले हमने उर्दू गजल की तारीख के हवाले से मुद्दल बहस की है, जिसमें हमने ये देखने की कोशिश की है कि उर्दू गजल की लग़वी माने क्या है, ये सिनफ क्या है, इसकी मानवियत क्या है, उर्दू अदब में इसकी मकबूलियत क्या है। उर्दू और जहां तक आज के दौर का ताल्लुक है, जो साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, आज भी उर्दू गजल को क्यों पढ़ा जाता है, क्यों उर्दू गजल कही जाती है, लिखी जाती है और समझी जाती है, इसकी खास वजह क्या है। तो आज हम बात करेंगे कि इसके जो अहम पड़ाव हैं वो क्या है और इसकी मकबूलियत के असबाब क्या है। गजल उसने छोड़ी मुझे साज देना, गजल उसने छेड़ी मुझे साज देना, जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना। उर्दू गजल के अहम मोड। पहला जो दौर है उर्दू गजल का वो क्लास की दौर है। यानी क्लास के लफ्ज से ही हमें मालूम होता है कि लफ्ज क्लासिकल के माने क्या है। यानी इसका माने ये है कि ये क्लासिकल यानी पुरानी रिवायत जो है उर्दू गजल की वो कैसी रही है। 17वीं सदी में उर्दू गजल की मानवियत क्या है, वो कौन से शुरा है जिन्होंने 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी में शायरी की है। और जब हम उर्दू शायरी का मुताला करते हैं, खासतौर से उर्दू गजल का मुताला करते हैं, तो हमारे जहन में वली दखनी के बाद जो शायर हमारे जहन में गूंजता है नाम है मीर तकी मीर। उल्टी हो गई कुछ न दवाने काम किया, बीमारी ने तमाम किया। जो मीर तकी एक ऐसे शायर गुजरे हैं जिन्होंने उर्दू जुबान को खास तौर से उर्दू गजल की तकनीक अता की, एक मानवियत अता की। मीर तकी मीर ने 6 दीवान छोड़े हैं। इतनी ज़खीम शायरी मीर तकी मीर ने की है। मुझे ऐसा लगा कि वो कोई ऐसा शोभा नहीं है जो मीर तकी मीर की शायरी में नहीं है। मीर तकी मीर ने इश्किया शायरी से लेकर हर तरह के मौज़ूआत पे शेर कहे हैं। कहा मैंने कितना है गुल का सवाद, कली ने ये सुन के तबस्सुम किया। या इनका जो जुबान जलाम शेर है, नाज़की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी। इसका मतलब है कि जो मीर तकी मीर ने उर्दू गजल को जो उसकी डिक्शन है, उसके इस्तिआरात तशबीहात में एक तस्सी की है। यानी मीर तकी मीर ऐसे शायर गुजरे हैं जो इससे पहले जो शुरा गुजरे हैं उनमें सबसे जो मकबूल शायर हैं वो मीर तकी मीर है। इसलिए मीर तकी मीर को गजल का सुखनवर भी कहा जाता है, गम का शायर भी कहा जाता है, क्योंकि मीर तकी मीर पे जो गम पड़े हैं उन्हीं आलात, उन्हीं जज्बात को उनने यानी शायरी में पेश करने की कोशिश की है। मीर तकी मीर वाकई में उर्दू अदब के एक अजीम शायर गुजरे हैं जिन्होंने उर्दू खास तौर से उर्दू गजल को एक विकार अता किया। और इनके जो मासरीन हैं वो है मिर्जा मोहम्मद रफी सोदा। हालांकि सोदा कसीदे के शायर हैं, लेकिन सोदा ने उर्दू गजल को भी तकरीर अदा की। गुल्फे के हैं औरों की तरह बल्कि समर भी, एक खाना ये बरअंदाज कुछ तो इधर भी। यानी ये एक सोदा ही है कि जिन्होंने उर्दू कसीदे को एक विकार अता किया। यानी सोदा से पहले जो कसीदा निगारी थी उसमें वो तन्नऊ नहीं था जो सोदा ने कसीदा निगारी को अता किया है। उसके बाद सोदा की मौसीर में वो ख्वाजा मीर दर्द है, जिंदगी है
या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करोबियां। यानी जो ख्वाजा मीर दर्द है, ये उर्दू अदब के एक बहुत बड़े शायर माने जाते, वो भी तसव्वुफ के शायर। यानी उन्होंने इश्किया शायरी की है, लेकिन इश्क मजाजी नहीं बल्कि इश्क हकीकी के हवाले से सौदा एक मायनाज, एक बेहतरीन शायर माने जाते हैं। उसके बाद जब हम क्लास की दौर से निकलते हैं और फिर हम अहद ज़रीन का दौर देखते हैं, तो फिर गालिब, मोमिन, ज़ौक़ और बहादुर शाह ज़फ़र का दौर हमें देखने को मिलता है। और जिस शायर ने उर्दू अदब को, उर्दू गजल को सोचना सिखाया, वो कोई और नहीं बल्कि गालिब है। नक्श फरियादी है किसकी, शौखी तहरीर का, कागजी है पैरहन, हर पै करे तस्वीर का। बकौले आले अहमद सरूर, गालिब से पहले उर्दू शायरी दिल वालों की शायरी थी। गालिब ने उर्दू शायरी को एक जहन अता किया, एक सोच अता किया, सोचने पर मजबूर किया। किसने? गालिब ने। इसलिए एक बहस छिड़ी गई है कि उर्दू अदब का जो पहला जदीद शायर है वो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब है। यानी गालिब की शायरी में सबसे जो बुनियादी चीज है वो जिद्दत है, वो नयापन है। क्योंकि गालिब से पहले जितने भी शोरा किराम गुजरे हैं, जब वो अपना दीवान तरतीब देते थे तो पहले रिवायती अनासिर से काम ले, जैसे पहले वो अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं, फिर नात, फिर मनकबत, फिर अपनी शायरी शुरू करते थे। लेकिन गालिब एक ऐसे शायर गुजरे हैं जिसने अपना दीवान बराह रास्त गजल से शुरू किया है। और इनके दीवान का पहला शेर है, नक्श फरियादी है किसकी, शौखी तहरीर का, कागजी है पैरहन, हर पै करे तस्वीर का। यानी गालिब की शायरी जो पहले ही शेर में गालिब यानी सवालिया निशान छोड़ते हैं, तो इससे पहले नाबला था। गालिब से पहले ऐसी शायरी नहीं थी जिसमें हम सवाल करते थे। गालिब ने उर्दू शायरी को जिद्दत अता की है, वो इस तरह से कि गालिब ने इस्तिफामी अंदाज गजल में पेश किया है। बाजिची अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरा। दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। यानी गालिब ने कारी को सोचना सिखाया, इस्तिफामिया अंदाज। ये गालिब की ही शायरी है कि जो कारी को सोचने पर मजबूर करता, जो कारी के जो जहन के दरीचे हैं वो खुल जाते हैं गालिब की शायरी से। इससे पहले गुलो बुलबुल की शायरी थी, महबूब को सराबा बयान किया जाता है, तुझ लब की सिफत लाले बदख्शासू कहूंगा, जादू है तेरे नैन गजालासू कहूंगा। या नाज़िकी उसकी लब की क्या कहे, पंखड़ी गुलाब की सी। यानी हर चीज में महबूब का सरापा, महबूब के हुस्न की तारीफ बयान होता था। लेकिन गालिब ने जो तंग दामनी का सवाल, जो तंग दामनी के जो एतराजात गजल पे होते हैं कि गजल में तंग दामनी है, गजल में वो वुसअत नहीं है कि हम दुनिया की कोई भी जो मामलात है, मुआशरत है, ख्यालात है, हम गजल में बयान कर सकते हैं। लेकिन गालिब ने ये जो मफरूजा था, जो कायम हुआ था, उस पर कारी जरब लगाने की कोशिश की है। जब गालिब की हम पहली गजल का मुताला करते हैं, तो उसको हम पढ़ते हैं, तो हमें अंदाजा होता है कि गालिब उर्दू अदब के सबसे बुलंद शायर माने जाते हैं। इसने उर्दू शायरी में वो तसव्वुफ, उर्दू शायरी में वो फलसफियाना रंग गालिब ने उर्दू शायरी को अता की। क्योंकि गालिब की शायरी में तहदारी है।
یہ غالب کی شاعری کی جس میں معنی کی آفرینی ہے. غالب نے واقعی میں اردو شاعری کو جو تانگ دامنی تھی اس میں باہر نکالنے کی کوشش کی. میں نے ابھی کہا کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دعویٰ کیا ہے. دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے برآئے نہ کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں. غالب نے واقعی میں جو انسان کو جو کاری کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی. ڈبویا مجھ کو ہونی نے، نہ ہو تو میں تو کیا ہوتا، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. سوال کر رہا ہے پروردگار سے، اگر میں نہیں ہوتا کیا ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غالب نے جو سوال قائم کی، استفہامیہ انداز، جدت، ترازی جو غالب کی شاعری میں ہے، استفہامیہ انداز، یہ غالب سے پہلے اردو شاعری میں نہیں تھا. اور پھر ہم جب آگے بڑھ جاتے ہیں تو جو غالب کے معاصرین میں بہترین نام ہے مومن خان مومن. مومن خان مومن غالب سے مختلف ہیں. غالب نے ایک بہترین شاعری کی ہے، لیکن مومن خان مومن اس کے برعکس عشق کے جو معاملات ہیں، جو جذبات ہیں، جو احساسات ہیں، ان کو شاعری میں پرونے کی کوشش کی. جیسے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں. اس طرح کی جو معمولی شاعری ہے، اس کی شاعری ہے، یہ مومن خان مومن نے کی ہے. مومن خان مومن اس لیول تک، اس سطح تک نہیں پہنچ سکے جس سطح پہ غالب کھڑے تھے. اس کے بعد جو سودا کے بعد جو قصیدہ نگاری میں جو نام کمایا ہے اردو ادب میں، وہ ذوق ہے. ذوق نے اردو قصیدہ نگاری کو سودا کے بعد فوقیت عطا کی، ایک جدت عطا کی. اور جب ہم بہادر شاہ ظفر کو دیکھتے ہیں تو بہادر شاہ ظفر جو مغلیہ سلطنت کا جو زوال پذیر ہونا تھا، وہ اس کے بعد شروع ہو گیا ہے زوال پذیری، کیونکہ وہ لاسٹ جو شمع ہے وہ ٹمٹما رہا تھا. کہ پھر اس نے جب اس کو رنگون منتقل کیا گیا، اس کو وہاں پھر شفٹ کیا گیا، پھر وہاں نے ایک شعر کہا ہے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں. یعنی یہ جو اردو ادب کے جو شعراء ہیں، خاص طور سے جو دلی دبستان سے تعلق رکھنے والے شعراء ہیں، ان نے دلی واردات کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ واقعی میں اردو ادب کا ایک عہد زریں تھا، خاص طور سے اردو غزل کے حوالے سے جو غالب، مومن، ذوق اور بہادر شاہ ظفر کا دور تھا، یہ عہد زریں کہلاتا ہے. اگر ہم کلاسکی غزل کی شعریات کی بات کریں، یعنی کلاسکی غزل کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، وہ کون سے اصول و ضوابط ہیں جو کلاسکی غزل کو جدید غزل سے یا مابعد جدید غزل سے الگ کر دیتی. سب سے جو بنیادی چیز ہے شاعری کے لیے، خاص طور سے غزل کے لیے، وہ بحر ہے. یعنی ایک میٹر جس سے باہر ہم نہیں نکل سکتے ہیں. یعنی ایک ایسا سانچہ ہوتا ہے یا ایک ایسا قالب ہوتا ہے، جیسے اگر ہمیں اینٹیں ڈالنی ہوگی تو اس کے لیے ہمیں ایک قالب کی ضرورت پڑتی ہے. پھر ہم مٹی گوندتے ہیں، پھر اس میں لگا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک اینٹ بن جاتی ہے. اس طرح سے جب ہم اگر کوئی غزل کہنا چاہتا ہے، اگر کوئی غزل لکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی غزل پڑھنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے اردو غزل کے لیے، وہ بحر ہے. یعنی علم عروض ہے، وہ میٹر ہے. کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی شعر لکھا ہے آپ اس کو FB پہ چڑھا سکتے ہیں، نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ میں وہ اصول و ضوابط، جب تک آپ کسی چیز کے اصول و ضوابط سے واقفیت نہیں رکھتے، آپ وہ چیز نہیں لکھ سکتے، چاہے وہ افسانہ ہی کیوں نہ ہو، غزل ہی کیوں نہ ہو، نظم ہی کیوں نہ ہو. یعنی اس کے لیے جو شعریات ہیں، جو اصول و ضوابط ہیں، وہ ضروری ہے. اور کلاس کی غزل لکھنے کے لیے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ بحر ہے. اس کے بعد ردیف و قافیہ جو ہم نے پہلے ہی لیکچر میں ڈسکس کیا ہے.
अब जब हम मज़ामीन की बात करते हैं, जो क्लास की गज़ल के जो बुनियादी मज़ामीन रहे हैं, सबसे जो बुनियादी मज़ामीन है वो तसव्वुर कायनात है। यानी आप कायनात के हवाले से क्या तसव्वुर रखते हैं? कायनात कैसे बनी है? कायनात में कौन सी चीजें हैं? कायनात में ये जो चरिंद परिंदे हैं, ये जो कायनात में जो मखलूकात हैं, आप मुताला करते हैं, फिर इसको गजल में परोने की कोशिश करते हैं। यानी इकबाल का एक शेर है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। यानी ये आपको, ये इस शेर में आपको फिलॉसफी मतलब दिखाई देती है कि आपको इकबाल ये कहना चाहता है कि ये जो दुनिया है, ये जो सितारे हैं, ये जो आसमान, इसके अलावा भी एक और दुनिया है। अगर आप इसको क्लाइम करना चाहते हैं, अगर इसको तस्खीर करना चाहते हैं, तो आपको इस दुनिया से बाहर निकलना है और सोचना है और पढ़ना है कि इस दुनिया के अलावा क्या है। उसके बाद एक और तस्वुर है जो क्लास की गजल की शेरियात में है, वो तस्वुर इश्क है। फिर अगर हम इस इश्क को दो हिस्सों में तकसीम करें, एक तो हो गया मजाजी इश्क, एक दूसरा हो गया ये तो हकीकी इश्क। मजाजी इश्क, इश्क मजाजी में यह है कि एक महबूब है, दूसरा माशूक है, इसमें हिज्र होता है, इसमें विसाल होता है। लेकिन जब हम हकीकी इश्क की बात करते हैं तो ये जो शायर होता है या जो बंदा होता है, इसको अपने खालिक से जो मोहब्बत होती है, जो अकीदत होती है, इसको हम कहते हैं कि ये इश्क हकीकी है। यानी ये इश्क हकीकी इस वजह से है कि ये इटरनल है, ये लाफानी है। इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि इश्क का जो तस्वुर था क्लास की उर्दू गजल में, तो ये दो तरह के था, एक तो इश्क हकीकी, इश्क मजाजी। तीसरा जो तस्वुर है क्लास की गजल की शेरियात में है, वो तस्वुर इल्लाह है। यानी इस दुनिया के बाद दूसरा जो दुनिया शुरू हो गया है, इसका तस्वुर, जन्नत और जहन्नम का तस्वुर, महशर का तस्वुर। और फिर अगर हम बात करते हैं कि फिर जो ये तस्वुरात हैं, ये क्लास की गजल की जो शेरियात हैं, फिर इस शेरियात पे जो कारी ज़रब लगाई है, वो मैंने पहले कहा कि वो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने लगाई, क्योंकि गालिब ने उर्दू शायरी में जिद्दत पैदा की है, नयापन पैदा की, क्योंकि नयापन जरूरी है, क्योंकि तगय्युर जरूरी है, उतार चढ़ाव जरूरी है, टाइट जरूरी है। अगर जमू तारी हो गया किसी चीज में, किसी सिंफ में, किसी इंसान में, तो इसका मतलब यह है कि इसका मौत हो गया है, ये खत्म हो। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने इस हवाले से एक बेहतरीन शेर कहा है कि पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। यानी जब तक आपके रगों में खून दौड़ता है, खून हरारत करता है, तब तक आप जिंदा हैं। अगर खून जम गया है, अगर आपने काहिली दिखाई है, तो इसका मतलब यह है कि आप में जो वलवला है, जो जोश है, जो वो हौसला है, वो खत्म हो गया है और आपकी अहमियत खत्म हो चुकी है, आप मुर्दा करार दिए जाओगे। इसका मतलब यह है कि ये जो क्लास की शायरी है, क्लास की शायरी में ज्यादा तौर पे जो तस्वुर था, जो फोकस था, वो कायनात पे था। कायनात में जो कुछ हो रहा है, खासतौर से दुनिया की बेसवादी पे ज्यादा फोकस था। लेकिन फिर जदीद शायरों ने इंसान के अंदरून पे झांकने की कोशिश की और वहां से नए नए मौजू बरामद हो गए। फिर उसके बाद जब उर्दू गजल की बात करते हैं, तो हमें दो दबिस्तान जहन में आ जाते हैं। एक तो दबिस्तान दिल्ली है और दूसरा दबिस्तान लखनऊ है। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करते हैं, तो जो दिल्ली था, ये हिंदुस्तान का उस वक्त भी दिल था और आज भी दिल है, क्योंकि जो भी इन्वर्डर्स आए हैं, चाहे वो मुगल आए हैं, चाहे वो अफगान आए हैं, चाहे वो कोई
भी आए हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सबसे पहले दिल्ली पे हुकूमत जमाई है और दिल्ली को मरकज बनाया है, और उसके बाद वो अतराफ में फिर देखते थे कि ये लखनऊ है, ये हैदराबाद है, ये कलकत्ता है। तो इसका मतलब यह है कि जो दिल्ली है ये हिंदुस्तान का मरकज रहा है, और जो उसके बाद जो अतराफ में जो इलाके आते हैं, जो रियासतें या स्टेट्स आते हैं, उसके बाद ज्यादा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, सबसे ज्यादा ध्यान दिल्ली पे दिया जाता है। और अगर हम दिल्ली की शायरी की बात करते हैं कि दिल्ली में जो दबिस्तान दिल्ली बना था उसकी खुसूसियत क्या है, सबसे जो बुनियादी खुसूसियत है दबिस्तान दिल्ली का वो दाखिलियत है, यानी दाखिली, यानी आपकी जो दिल्ली वारदात है, कैफियत है, जज्बात है, उसकी अक्कासी दबिस्तान दिल्ली में आपको मिलती है। यानी जब हम मीर तकी मीर की शायरी पढ़ते हैं, मिर्जा ज़ौक़ की शायरी पढ़ते हैं, मोमिन खान मोमिन की शायरी पढ़ते हैं, या दर्द की शायरी पढ़ते हैं, तो उसमें हमें दिल्ली कैफियत वारदात देखने को मिलते हैं। कहानी मेरी जहां रुदात मालूम होती है, जो सुनता हूं उसी की दास्तां मालूम होती है। इसका मतलब है कि जो दिल्ली कैफियत है, जो जज्बात है, जो एहसासात है, वो आपको दिल्ली की शायरी में देखने को मिले। यानी जो दबिस्तान दिल्ली की जो खुसूसियत है, वो पहली खुसूसियत की दाखिलियत, अंदरूनी शायरी, ऐसा तो जज्बात की शायरी। और उसमें आपको एक और चीज देखने को मिलेगी कि उसमें आह है। आह के माने कि दर्द और करब, क्योंकि दिल्ली बार बार उजड़ी, बार बार बनी, उस पर इस्तेसाल, गदर भी दिल्ली में हुआ, और उसके बाद जितने भी बड़ी बड़ी जंगें हैं वो दिल्ली से शुरू हो गई। इसका मत यानी मुझे एक शेर याद आता है मीर तकी मीर का, दिल की वीरानी का क्या मजकूर है, ये नगर 100 मरतबा लुटा गया। वाकई में जो दिल्ली है ये 100 मरतबा लुटी गई और उसके बाद फिर बनी। और इसलिए जब अगर हमें किसी शायर का मुताला करना होगा या किसी अदीब का मुताला करना, तो इसका मतलब यह कि हमें उस दौर का मुताला करना होगा, उस वक्त के हालात वाकियात क्या है, और वो इन हालात वाकियात का असर बराह रास्त शायर पर पड़ता है, अदीब पे पड़ता है, और जो इसके दिल पर बीती है तो वो ज़ाहिर शायरी की सूरत में आपके सामने आ जाए। उसका एक और मसला ये कि इसमें इसकी हकीकी का बयान मिलता है, दुनिया की बेसबादी का बयान मिलता है, क्योंकि जब ये इनके दिल नरम हो गए, ये इस दुनिया से बिछड़ गए, क्योंकि जब हालात खराब हो जाते हैं तो जो अदीब होता है एक हसास जहन का मालिक होता है, और इस वजह से अदीब क्या करता है कि ये गोशा नशीनी इख्तियार करता है, और उस गोशा नशीनी में ये अपने अतराफ, अपने दिल की वारदात को बयान करने की कोशिश करे। और बयान करने का जरिया क्या है? शायरी या फिक्शन। और दबिस्तानी दिल्ली के जो मुनफरिद शुरा है उनमें मीर, सोदा, दर्द, गालिब, मोमिन, ज़ौक़, बहादुर शाह जफर वगैरह अहमियत के हामिल। उसके बाद जो दबिस्तान लखनऊ है, यानी दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ में क्या फर्क है? अगर हम दबिस्तान दिल्ली की बात करते हैं कि जो मैंने पहले कहा कि वहां खारजियत है, खारजी पहलू, यानी वहां दाखिलियत, यानी जो आपकी जज्बात अंदरूनी एहसासात उसको बयान करने की कोशिश की गई। लेकिन इसके बरअक्स यहां दबिस्तान लखनऊ में क्या है कि यहां खारजियत पे ज्यादा फोकस है, यानी जो आपके दिल्ली जज्बात से बाहर है, दिल्ली कैफियत से बाहर है। क्योंकि दबिस्तान लखनऊ का अगर हम सियासी मंजरनामा देखने की कोशिश करेंगे कि वहां लखनऊ में शाही माहौल था, ऐश परस्ताना माहौल था, वहां जो उमरा थे, जो रईस थे, जो बादशाह थे, वो लग्जरियस लाइफ गुजारते थे,
ایک عالیشان زندگی وہ بسر کرتے تھے. وہ نواب تھے اور نوابوں کے پاس جو ان کی جو زندگی تھی وہ شباب اور کباب پہ منسلک تھی. اور وہاں ظاہری سی بات ہے وہاں آہ کے بجائے واہ تھا, وہاں داخلیت کے بجائے خارجیت تھا. عشق حقیقی کے مقابلے میں عشق مجازی تھا, یعنی سفلی پن تھا, یعنی عام شاعری تھی اور سراپا نگاری تھی, یعنی ان کو اس میں محبوب کا سراپا بیان ہوتا تھا. اس کے بعد اس کا معنی یہ ہے کہ جو دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ میں جو بنیادی فرق ہے کہ وہاں پہ جو زیادہ فوکس تھا لیکن یہاں کیسا ہے. اس حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو جو لکھنؤ کے منفرد شعراء ہیں ان میں انشا, آتش اہمیت کے حامل ہیں. اس کے بعد جو اردو غزل کا یا اردو ادب کا جو سب سے بہترین دور رہا ہے وہ ترقی پسند تحریک کا دور رہا ہے. اگر ہم ترقی پسند تحریک اور اردو غزل کی بات کرتے ہیں اور جس طرح سے ترقی پسند تحریک نے باقی اصناف ادب پر براہ راست اثرات چھوڑے ہیں, اسی طرح اردو غزل پر بھی انہوں نے براہ راست اثر چھوڑا ہے. یعنی فیض احمد فیض کو یہ کہنا پڑا مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ, اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کی سوا. گلو میں رنگ برے باد نو بہار چلے, چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو شعراء ہیں یعنی ترقی پسند تحریک سے پہلے, کیونکہ ترقی پسند تحریک ایک ایسی تحریک ہے, یہاں مجھے ضمناً ایک بات یاد آ گئی کہ ایک ہوتی ہے ٹرینڈ, دوسری جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں رجحان, اور دوسری ہوتی ہے تحریک. تحریک اور رجحان میں یہ فرق ہے کہ جو تحریک ہوتی ہے وہ ایک منشور کے تحت شروع ہوتی ہے, اس میں ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے, پلاننگ کی جاتی ہے کہ یہ صدر ہیں, یہ سیکٹری ہیں, یہاں یہ کام کریں گے, اس کا مینیفیسٹو, اس کا اصول و ضوابط یہ رہیں گے, اس کا منشور یہ رہے گا, اس منشور کے حوالے سے ہم کام کریں گے. یعنی باضابطہ طور پر ایک پلان, ایک پروپوزل دیا جاتا ہے کہ اس تحریک کو کس طرح سے ہم کھڑا کر سکتے ہیں, اس میں کن کن لوگوں سے ہمیں کام لینا ہوگا. اور اس کے برعکس جب ہم رجحان کی بات کرتے ہیں تو رجحان تو ایک ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور ایک ساتھ ختم ہو جاتا ہے. اس میں نہ مینیفیسٹو کی ضرورت ہوتی ہے, نہ کوئی پلاننگ ہوتی ہے, نہ کوئی چلانے والا ہوتا ہے, یعنی ایک سیلاب کی طرح یہ آیا اور گیا. لیکن اردو ادب کی جو سب سے فعال تحریک ہے وہ ترقی پسند تحریک ہے. اس کو سجاد ظہیر, ملک راج آنند, سنیتی گھوش وغیرہ نے لندن میں نان کنگ ریسٹورنٹ میں 1935 غالباً میں ایک مینیفیسٹو تیار کیا. اور اس حوالے سے انہوں نے مینیفیسٹو تیار کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ جب 1917 یعنی 1917 اس میں جب روسی انقلاب ہوا, اس میں لینن نے بہت یعنی فرنٹ لیا, لینن نے بہت اس میں کام, انہیں یہ لگا کہ اب ہمیں جو انگریز حکومت ہے جنہوں نے ہندوستان پہ ظلم و تشدد کیا ہے, ہمارے یہاں بھی ایسے حالات و واقعات ہیں, اب ہمیں ایک تحریک شروع کرنی ہوگی, اب یہ گلو بلبل کی داستان ہمیں چھوڑنی ہوگی, اب ہمیں داخلیت سے نکلنا ہوگا, اب ہمیں خارجیت کی اور آنا ہوگا. اس طرح سے نے ایک تحریک شروع کی جس کا نام پڑ گیا ہے ترقی پسند تحریک. اس کا پہلا منشور 1936 میں بنا اور پہلی کانفرنس لکھنؤ میں شروع ہوئی جس میں
प्रेमचंद ने यह खुतबा दिया है कि अब हमें हुस्न का मयार बदलना होगा, यानी जो हुस्न का मयार जो हमारे पास अब तक था, अब हमें इस मयार को बदलना होगा। हमारी कसौटी पर वही अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, इसमें आजादी का जज्बा हो। इसी वजह से फिर जो अदीब आए हैं, चाहे वो नॉवल निगार आए हैं, चाहे वो अफसाना निगार आए हैं, चाहे वो नज़म निगार आए हैं, या जो नॉन फिक्शन में जो लोग हैं वो आए हैं, लेकिन अगर हम उर्दू गजल की बात करते हैं कि जो उस वक्त के जो बुलंद पाया शायर थे वो फैज अहमद फैज को भी लगा कि अब हमने महबूब की सरापा को बहुत बयान किया है, अब यहाँ कुछ बाकी नहीं रहा। अगर हमें अपने हिंदुस्तान के लिए कुछ करना है, अगर हमें हिंदुस्तान को आजाद करना है, तो हमें अपनी शायरी में क्या हुब्बुल वतनी को पेश करना है। जिस तरह से प्रेमचंद ने सोज़ वतन का पहला जो अफसाना है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो रतन यानी खून, अनमोल रतन जो खून है वो ये है कि आप अपने वतन के लिए, हिंदुस्तान के लिए खून दीजिए। और इस वजह से उन्होंने जो कारीन के जहन में एक वलवला, एक जोश पैदा किया कि अब हमें हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ना है, और सियासी, समाजी, इक्तिसादी, मुआशी यानी इन मज़ामीन को अब हमें शायरी में बरतने की कोशिश की। इसी वजह से शेख फैज को कहना पड़ा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब। यानी अब तो गुलो बुलबुल की दास्तान हमें नहीं कहनी है, हमें अब अपने समाज को बचाना है, अब हमें इन मज़ामीन को पेश करना है जो उर्दू अदब में नहीं है। मजाज ने कहा कि तेरे माथे का ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तेरे माथे का ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। यानी हर चीज में जोश, एहतिजाज। ये जो तरकीब पसंद शायरी है, ये वाकई में एहतिजाजी शायरी है। एहतिजाज अब खड़ा कर रहे हैं कि नहीं, हम भी हिस्सा ले रहे हैं। यानी शायर अपने तौर से, एक्सट्रीमिस्ट अपने तौर से मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बंधा गया। मजरू सुल्तानपुरी। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बंधा गया। इस सफर के रास्ते में मैं अकेला था, लेकिन जब मैंने इस शायरी को शुरू किया तो लोग आते गए और ये कारवां बंधा गए। इस तरह से जो तरक्की पसंद गजल है, ये रिवायती गजल से इस तरह मुख्तलिफ है कि इसमें जो जोश है, इसमें जो जज्बा है, इसमें जो वलवला है, जो आज़ादी की जो लहर हमें देखने को मिलती है, वो हमें रिवायती गजल में देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद एक और तहरीक उर्दू अदब में नमूदार होती है, जो 1955 से 1960 के दरमियान शुरू हो जाती है और 1980 तक कायम रहती है। उसको उर्दू अदब में जदीदियत के नाम से जाना जाता है। यानी जदीदियत, मॉडर्निज्म, मॉडर्निटी या मॉडर्नाइजेशन। ये दुनिया ने अब एक नई करवट ली है, एक नया अंदाज लिया है। अगर हम जदीदियत के पस मंजर की ओर बात करते हैं तो फिर हमें वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकंड, जब कत्लो गारत हुई तो लोग मरे, तो फिर लोगों को कहना पड़ा कि ये जो कत्लो गारत हुई, ये जो इंसानियत का खून हुआ है, इससे हमें क्या फायदा। फिर लोग डरे। मुसन्निफ ने क्या किया, उन्होंने खारिजियत से दाखिलियत की ओर रुख किया। उन्होंने कहा कि अब हमने ये बहुत देख लिया कि हमने
اب خارجیت پہ زیادہ کام کیے، لیکن اصل میں ہمیں انسان پہ کام کرنا تھا، انسان کے اندرون کو دیکھنا تھا، انسان کا اندرون کیا چاہتا ہے. یعنی جو اب ہمیں فوکس تھا وہ امبو سے لے کے ایک فرد پہ آ گیا. یعنی جو ترقی پسند تحریک میں تھا، اب وہاں میں خارجیت پہ زیادہ زور نہیں تھا، خارجیت پہ زیادہ زور تھا، داخلیت پہ نہیں تھا. وہاں میں اجتماعیت پہ زور تھا، انفرادیت پہ نہیں تھا. لیکن یہاں ہمیں الٹا ہے، یہاں خارجیت سے کے مقابلے میں داخلیت پہ زور ہے. اور جو امبو ہے، جو بھیڑ ہے، بھیڑ کے مقابلے میں ایک اکیلے انسان پہ زور ہے. اکیلا انسان کیا چاہتا ہے؟ اور مواد کے مقابلے میں حیت پہ زیادہ زور، کیونکہ یہ دو ہی چیزیں اردو ادب میں چھڑی ہے. ایک تو کسی نے کہا مواد ضروری ہے، کسی نے کہا حیت ضروری ہے، کسی نے کہا لفظ ضروری ہے، کسی نے کہا معنی ضروری ہے. اور اس طرح سے جو جدیدیت میں ہے، جو ماڈرنزم میں ہے، جو شاعروں نے فوکس کیا ہے، زور دیا ہے، وہ مواد کے مقابلے میں حیت پہ زیادہ زور دیا، ٹیکنیک پہ زیادہ زور دیا، اسلوب پہ زیادہ زور دیا. اور ہجوم کے مقابلے میں ذات پہ، انسانی ذات پہ. کیونکہ انسان بڑے یعنی جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کے بعد انسان اکیلا پڑ گیا. قتل و غارت شروع ہوئی تو انسان نے سوچا کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، کس وجہ سے آیا ہوں. تو اس نے گوشہ نشینی اختیار کی، اس نے تنہائی اختیار کی، اس نے اجنبیت سے کام لینے کی کوشش. تو اس طرح سے جب انسان کے جذبات اور احساسات پہ یہ چیزیں غالب آ گئی ہیں تو اس وجہ سے شاعروں نے ہجوم کے مقابلے میں ذات پہ زیادہ فوکس زور دیا ہے. اور اگر ہم اردو میں جدید شاعروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ان میں نون میم راشد، میرانجی، انیس ناگی، شہریار، ندا فاضلی، شمس الرحمن فاروقی، ناصر کاظمی، کمال پاشی، مظہر امام، زاہد حنا، عرفان صدیقی، خلیل الرحمن عظمی، بشیر بدر وغیرہ قابل ذکر ہے. اب ہم جو جدید غزل ہیں، یعنی اب ہمیں کلاس کی غزل، ترقی پسند، کیونکہ یہ جو ہم ادوار ہے، جو ہم موڈ کی بات کرتے ہیں، دور کی بات کرتے ہیں، تو جدید اردو غزل کے جو موضوعات ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں: اجنبیت، تشکیک، بے یقینی، بیگانگی، بے چہرگی، شخص و ریخت، احتجاج، ماضی کی بازیافت، تنہائی، نا امیدی، فراریت وغیرہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو جدید غزل ہیں وہ کس طرح سے کلاس کی غزل سے مختلف ہے. یعنی کلاس کی غزل میں اجنبیت تھی لیکن اس انداز کی نہیں تھی جس انداز کی جدید غزل میں تھی. وہاں بے یقینی نہیں تھی، یہاں بے یقینی ہے. وہاں بے چہرگی نہیں تھی، یہاں بے چہرگی ہے. وہاں احتجاج نہیں تھا، یہاں احتجاج ہے. وہاں قدروں کی پامالی نہیں تھی، یہاں قدروں کی ہم اب بازگشت کر رہے ہیں کہ بازیافت کریں کہ جو ہمارے اقدار ہے وہ کہاں ہیں، وہ تو اب غائب ہے، وہ تو اب دکھائی نہیں دے رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جدید غزل ہیں، ترقی پسند غزل ہیں، کلاس کی غزل ہے، یہ ایسے پڑاؤ ہیں یا ایسے دور ہیں جن سے اور ہماری اردو غزل گزری. یہاں پہ اگر ہم جدید کے حوالے سے کچھ اشعار دیکھنے کی کوئی تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ جدید شاعری اور کلاس کی شاعری میں کیا فرق ہے. ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے. یعنی یہاں ہمیں اداسی، مایوسی، تنہائی یہی چیزیں دیکھنے کو. دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں. یہاں پہ جو آپ کی اندرونی جو جذبات، جو نفسیات اس کو بیان کرنے کی کوشش. اور مخمور شعری کا بہترین شعر ہے، مجھے یاد آ رہا ہے: کتنی دیواریں اٹھی ہیں اے گھر کے درمیان، گھر کہیں گم ہو گیا ہے دیوار و در کے درمیان. یعنی جو روایتی میں جو گھر کا تصور تھا وہ اب فلیٹ سسٹم آ گیا، مکان بن گئے ہیں. اب جو یہ دیواریں ہیں یہ صرف
दीवारें नहीं है कि आपके वहां एक हमसा यहां एक हमसा, बल्कि ये दिलों के दीवार है। इनमें नफरत है, उनमें बुग़्ज़ है, इनमें कीना है। इसका मतलब यह है कि ये जो शोरा है, अब सोचते हैं कि हमें ट्रेंड चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आजकल का जो इंसान है ये लालची है, ये बदयकीन है, ये जालिम है, ये दूसरों का नहीं सोचता है, सिर्फ खुद सेल्फ का सोचता है। निदा फाजली ने तो गजल की जो बहर है, गजल की जो साख थी, उसके मौज़ूआत के उस पर एक कारी ज़रब लगाने की कोशिश की है। सूरज को चोंच में लिए मुर्गा खड़ा रहा, खिड़की के पर्दे खींच दिए, रात हो गई। यानी इससे पहले जब हम कोई शेर पढ़ते थे रिवायती गजल में, तो हम माने निकालने की कोशिश करते हैं, हम माने तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जदीद गजल का मसला यह है कि इसमें इतना इबहाम, इसे इतनी एम्बिग्यूटी है, इसमें इतने एब्स्ट्रैक्ट यानी तजरीदियत है कि इसमें माने की गुंजाइश ही पैदा नहीं होती। इसका मतलब यह है कि जो जदीद गजल है ये रिवायती गजल से उस्लूब के हवाले से भी अलग है, टेक्निक के हवाले से अलग है, डिक्शन, इसका डिक्शन भी अलग है, इसके मौजू भी अलग है, उसके किरदार भी अलग है, इसमें जो अतराफ और नकाब में जो उसमें जो वारदातें हुए भी अलग है। इस तरह से जो जदीद गजल है ये रिवायती गजल और तरकीब पसंद गजल से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। और इसके बाद जो इस मौजू का जो दूसरा यानी पार्ट है, ये था गजल की मकबूलियत के असबाब, यानी गजल क्यों मकबूल है, आखिर क्या वजह है कि उर्दू गजल मसनवी से ज्यादा पढ़ी जाती है, कही जाती है, गाई जाती है, लिखी जाती है, इसमें ज्यादा लोग इंटरेस्ट लेते हैं। वाई, क्यों? आखिर ये भी शायरी है, मर्सिया भी शायरी है, कसीदा भी शायरी है, मसनवी भी शायरी है, रुबाई भी शायरी है, किताबी शायरी है। आखिर गजल को ही कि लोग क्यों ज्यादा अहमियत देते हैं, इसके असबाब क्या है, इसकी वजूहात क्या है, ये हम अब देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे जो बुनियादी चीज है, गजल दाखिली सिंफ सुखन है, यानी जो गजल है, जो गजल के जो हम माने लेते हैं, गजल के माने हैं औरतों से बातें करना, औरतों की मुतल्लिक बातें करना। अब इसके अलावा ये है कि गजल दाखिली सिंफ सुखन है, यानी गजल दिमाग से नहीं कही जाती, दिमाग से नहीं लिखी जाती, बल्कि ये आपके दिल के जज्बात और एहसासात की तर्जुमान है। कहानी मेरी रुदात जहां मालूम होती है, जो सुनता हूं उसी की दास्तां मालूम होती है। गजल उसने छेड़ी मुझे साथ देना, जरा उम्र रहता हुआ आवाज देना। गजल में जात भी है और कायनात भी है, हमारी बात भी है, तुम्हारी बात भी है। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से बराए न क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए। ए अब्र कसम है तुझे रोने की हमारी, तो चश्म से टपका है कबो लगते जिगर भी। तुझसे तो कोई कलाम नहीं है नदीम, मेरा सलाम कहियो अगर नामबर मिले। इसका मतलब है कि जो वाकई में जो गजल है ये दाखिली सिंफ है, ये इंसान के जज्बात, इंसान के एहसासात को बरअंगेख्ता करती है, झंझोड़ने की कोशिश करती है कि हाँ भाई, ये जो आपके जज्बात हैं ये हैं, आप क्या चाहते हैं ये आपको गजल में मिलेंगे। आप विसाल चाहते हैं तो ये है, आप हिज्र चाहते हैं तो ये है।
मुझे मालूम है उसका ठिकाना फिर कहाँ होगा, परिंदा आसमां छूने में जब नाकाम हो जाए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ये इंसान के दिल को छू लेती है, क्योंकि ये दिली जज्बात हैं, आपके एहसासात हैं, आपकी कैफियत हैं, आपकी तर्जुमान है। इसलिए जो गजल क्यों मकबूल है, तो गजल का जो बुनियादी मौजू है, गजल दाखिली सिन्फ सखन है। ये आपकी दाखिलियत की तर्जुमान है, आपके एहसासात की तर्जुमान है, आपके जज्बात की तर्जुमान है, आपके वारदात की तर्जुमान, आपके कल्ब की तर्जुमान है गजल। यानी वाकई में जो पहला बुनियादी मौजू है, जो जिसकी वजह से गजल मकबूल तरीन सिन्फ सखन है, वो क्या है? गजल दाखिली सिन्फ सखन। गजल में इंसान के दिली जज्बात और कैफियत बयान होते हैं। इस तरह से गजल को लोग हाथों हाथ लेते हैं। हर किसी को कहानी मेरी जहां रुदाद मालूम होती है, जो सुनता हूं और उसी की दास्तान मालूम है। हमें लगता है कि हाँ भाई, तो हमारे साथ भी गुजरा है, महबूब ने हमें भी धोखा दिया है, इस दुनिया ने हमें भी धोखा दिया है, ये दुनिया ये है, ये दुनिया वो है, ये मामला हमारे साथ भी हुए हैं, हमारे साथ भी हो रहे हैं। हमें इसमें अपनापन मालूम होता है। यानी ये जो जज्बात है, जो शायरी है, ये सिर्फ मीर तक ही मीर की नहीं है, मीर तक महदूद नहीं, गालिब तक महदूद नहीं है, बल्कि दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये दिल तो मेरे पास भी है, कारी के पास भी है, शायर के पास भी, हर इंसान के पास दिल है, और जिसकी वजह से हमें गजल में अपनियत मालूम होती है, महसूस होती है, और हम ये अंदाजा करते हैं कि जो गजल की शायरी है, ये हमारे दिल की शायरी है, दाखिलियत की, अंदरून की शायरी। इसी वजह से हम गजल को ज्यादा तौर से पढ़ते हैं, लिखते हैं, याद करते हैं, क्योंकि गजल दाखिली सिन्फ सखन है। दूसरी बात, गजल इश्क की शायरी। जो गजल का जो बुनियादी मौजू है, वो क्या है? इश्क है। बूए गुल नाले दिल, दूधी चराग महफिल, जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान। यानी गजल में जात भी है, कायनात भी है, तुम्हारी बात भी है, हमारी बात भी है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब की जानब है। जो गजल का जो बुनियादी मौजू है, गजल की जो बुनियादी खसूसियत है, जो मकबूलियत का जो असबाब है, जो सबब है, वो दूसरा है कि गजल इश्क की शायरी। इश्क एक ऐसा उनसुर है जो हर इंसान में वदियतन इनहेरेंट। महबूब के साथ इश्क, औलाद को माँ के साथ, माँ को औलाद के साथ, औलाद को बाप के साथ, बाप को औलाद के साथ, इस इंसान को अल्लाह ताला के साथ। इसका मतलब कि इश्क की जो कैफियत है, ये मुख्तलिफ है, और गजल ने इसी इश्क को बुनियाद बना के पेश किया। इसी वजह से रशीद अहमद सिद्दीकी ने क्या खूब कहा कि उर्दू गजल उर्दू शायरी की आबरू है। ये जो आबरू है, ये क्या है? ये उर्दू गजल है, किसकी? शायरी की। इज्जत है, आबरू है, विकार है, कि जिसने उर्दू अदब के तंग दामनी पर उर्दू अदब को विकार बख्शा है, उसके बावजूद इश्क हकीकी की वजह से और इश्क मजाजी की वजह से। ये न थी हमारी किस्मत की विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान जूट जाना, कि खुशी से मर न जाए अगर एतबार होता।
یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بختکار ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ جو کیفیات عشقیہ کیفیات ہے یہ غزل کا بنیادی موضوع ہے. اس وجہ سے جو عشق کا عنصر ہے یہ ہر انسان میں ہے ودیتاً. اس کی جو کیفیات ہیں وہ مختلف ہے, کہ جو شاخیں ہیں وہ مختلف ہیں. اس وجہ سے غزل سب سے مقبول ترین صنف سخن ہے. ایک اور چیز ہے کہ غزل کی جو خصوصیت ہے جس کی وجہ سے غزل مقبول ہے, اس میں اشاریت اور ایمائیت یعنی کنایت سے کام لیا جاتا ہے. غالب کو اپنے محبوب کو سلام کہنا تھا اور اس نے کیا کہا, تجھ سے تو کوئی کلام نہیں اے ندیم, تجھ سے تو کوئی کلام نہیں اے ندیم, میرا سلام کہیو اگر نام پر بھی. غیروں پہ کہیں کھل نہ جائے راز دیکھنا, میری طرف بھی غمزے غماز دیکھنا. مومن گلفیں کے ہیں اوروں کی طرف بلکہ سمر بھی, ایک کھانا یہ برانداز کچھ تو ادھر بھی. یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے, ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے. اے ابر قسم ہے تجھے رونے کی ہماری, تو چشم سے ٹپکا ہے کبو لگتے جگر بھی. کوئی ویرانی سی ویرانی ہے دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا. یعنی غزل کی جو خصوصیت ہے, غزل کی جو لچک ہے, غزل کی جو بنیادی جو یعنی مقبول ترین صنف کیوں ہے کہ غزل میں براہ راست بیان نہیں ہوتا بلکہ بالواسطہ اشاروں اور کنائیوں سے کام لیتے ہیں. کاو کاوے سخت جانے ہائی تنہائی نہ پوچھ, صبح کرنا شام کا لانا جوئی شیر کا. یعنی جو غزل ہے یہ اشاروں اور کنائیوں کا فن ہے, اس میں گنجائش نہیں ہے کہ آپ وضاحت سے کام لیں. آپ قصیدے کی طرح, آپ نظم کی طرح تسلسل سے کام لیں. ایک مصرع دوسرے مصرے سے, ایک بند دوسرے مصرے سے پیوست ہوتا چلا جائے گا. نہیں بھائی, اگر آپ کو بات کرنی صرف 2 مصروں میں کرنی ہے, بیان بات ختم. اس لیے آپ کو اشاروں اور کنائیوں سے کام لینا ہے, کیونکہ جب آپ اشاروں اور کنائیوں سے کام لیتے ہیں تو اس میں جو معنی ہے اس میں تقصیریت پیدا ہو جائے, معنی کی جو آفرینیت پیدا ہو جائے. اس لیے کہا کہ مومن کا مومن غیروں پہ کہیں کھل نہ جائے راز دیکھنا, میری طرف بھی کمزئی کمواز دیکھنا. اشاروں اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ اشاروں کنائیوں میری طرف دیکھیے, یعنی غیروں پہ یہ راز کھل نہیں جانا چاہیے کہ آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں. یہ جو غزل کی خصوصیت ہے کہ غزل کی اشاریت ہے, غزل میں ایمائیت ہے. ایک اور چیز غزل کی گنائیت, کہ اردو غزل میں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے یہ گائی جاتی ہے. ہر کوئی سے ابھی میں نے شیئر کرے ہیں کہ یہ بازی اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. یا نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا, کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ غزل میں جو گنائیت ہے, یہ جو موسیقی ہے غزل میں, یہ قاری کو اپنی طرف کھینچتی ہے. شعر میں جو موسیقی نہ ہو تو وہ شعر کہلانے کا مستحق نہیں ہے. جس میں جو موسیقی ہے, اس میں جو لائے ہے, اس میں جو لیرکس ہیں, یہ قاری کو اپنی طرف مائل کر دیتی ہے. اور قاری گنگناتا ہے. وہ جب گاڑی میں ہوتا ہے تو جگجیت سنگھ کی غزل, غلام علی کی غزل,
या किसी और मेहदी की गजल सुनता है और चला जाता है। नहीं, जो मौसीकी है, जो गजल में जो लय है, जो रदीफ और काफिया की वजह से जो बनती है, जो लय, वो सुर, वो उर्दू गजल को में जी तौकीयत थी, जो फाउकियत थी, वो अता कर देता है। और गजल का शेर आसानी से याद भी होता है। कहानी मेरी जहां रुदात मालूम होती है, जो सुनता हूं उसी की दास्तां मालूम होती है। दीवार क्या गिरी मेरी खस्ता मकान की, लोगों ने मेरी सेंस से रास्ता बना दिया। मैं सच कहूंगी फिर भी हार जाऊंगी, मैं सच कहूंगी फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा लाजवाब कर देगा। परवीन शाकिर। गजल का हर एक शेर आसानी से याद होता है। इसमें आपको वो गोताजनी, वो दिमाग को ज्यादा जोर नहीं देना पड़ता है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय जुदे पशेमा का पशेमा होना। इस तरह से जो गजल में जो गनायत है, जो मौसीकी है, इस वजह से गजल गजल है। इसमें जो इशारत है, इसमें जो वाकियात है, इसमें जो हादिसात है, और गजल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके जो अशार है वो आसानी से याद होते। इसमें जो मौसीकी है, इसमें जो तरन्नुम है, ये तो आसानी से याद हो जाते हैं। अगर हम फिर दीगर मकबूलियत के असबाब की बात करते हैं, तो एक और असबाब ये है कि गजल मुशायरों की जुबान है, मुशायरों की रिवायत है। यानी हर तरह आप देखते हैं कि मुशायरे लगे हुए हैं। हाँ भाई, यहाँ गजल पढ़िए, यहाँ गजल सुनाइए, यहाँ गजल बहादार की जाती है। कि आजकल ने मुनव्वर राना, जो हमारे हिंदुस्तान के जो बहुत बड़े शायर तस्वर किए जाते, बशीर बदर या वसीम बरेलवी, ये बहुत बड़े नाम है और गजल के हवाले से जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो अभी जो गजल है, गजल की रिवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि गजल की जो जुबान है, ये वाकई में जो जब हम मुशायरों में गजल को पढ़ते हैं, किसी शेर को पढ़ते हैं, या इससे पहले जो इनका हाल ही में इंतकाल हुआ है, वो प्रोफेसर इनका राहत इंदौरी साहब, तो वो भी बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। तो इसका मतलब है कि गजल जो है ये मुशायरों की जुबान है। मुशायरों में गजल को हम पढ़ते हैं और इसमें उस्तादी और शागिर्दी का सिलसिला है कि आपको किसी उस्ताद के पास जाना होता है, वो आपको सिखाता है कि ये इल्म उरूज है, ये इल्म बयां है, ये काफिया है, ये रदीफ है, ये मतला है, ये मक्ता है, और ये बहर है। इल्म उरूज से आपको आरास्ता करता है। तो इसके बाद जो गजल की जो खास खुसूसियत है कि गजल में माने की तहदारी होती है। यानी गजल का जो शेर होता है उसमें माने की तकसीरियत पाई जाती है। उसमें माने जो होता है वो पिन्हा होता है, उसमें माने की आफरीनी होती है, उसमें माने की तहदारी होती है। आप गजल के शेर को आप मुख्तलिफ मानों में तक मैंने बयान कर सकते हैं, मुख्तलिफ मानों में पेश कर सकते हैं। जैसे नबी शेर का है गालिब का, कोई वीरानी सी वीरानी है, नश्त को देख के घर याद आया। है ना, ये गजल का एक यानी मुख्तसर शेर है। कोई वीरानी सी वीरानी है, नश्त को देख के घर याद आया। आप इसको मुख्तलिफ माने पहना सकते हैं। ये तो ये कोई वीरानी है, ये तो वीरानी नहीं है। इसके अलावा अगर आपको वीरानी देखना, आप मेरे घर आ जाओ। या ये कह सकते हैं कि ये जो वीरानी है, इतनी खतरनाक वीरानी है, इस जो मेरे घर की वीरानी है, ये दश्त से खतरनाक वीरानी है। इसको देखकर मुझे दश्त याद आ जाता है। तो इस तरह से आज के लेक्चर को हम यहीं पर इख्तिताम पजीर करते हैं। तो दीजिए अपने मेज़बान डॉक्टर इरफान रशीद को इजाज़त। आदाब।